हाँ, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता क्या है? देखो, बिजनेस जब कोई करता है तो वो हम लोग सुने हैं वो अपना पैसा लगाता है या फिर बाहर से लोन लेता है। वो दो जगह से ही पैसा लाता है। तो अब सोचो, इस चैप्टर में 5 जगह से लोग पैसा लाते हैं। अगर पैसे की जरूरत है तो इक्विटी शेयर इशू कर दो, पैसा आ जाएगा। प्रेफरेंस शेयर इशू कर दो, पैसा आ जाएगा। डिबेंचर इशू कर दो, पैसा आ जाएगा। या जाके बैंक लोन ले लो, पैसा आ जाएगा। रिटेन्ड अर्निंग होता है खुद का रिजर्व्स एंड सरप्लस, जो कंपनी पैसा जमा करके रखता है। ठीक है। तो अब कहने का मतलब है कंपनी 5 जगह से कैपिटल लेकर आता है। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, बैंक लोन। बैंक लोन को टर्म लोन भी कहते हैं। और रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग मीन्स रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो यहाँ पे 5 सोर्सेज ऑफ फिनेंस है। 5 जगह से हम लोग कैपिटल लेकर आते हैं। बट इन रिटर्न इन 5 लोगों को कंपनी को भी कुछ देना पड़ता है। वरना ये लोग पैसा क्यों देंगे कंपनी को? इन लोगों को भी रिटर्न में कुछ मिलता है। इक्विटी शेयर होल्डर लोग को इक्विटी डिविडेंड मिलता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग को प्रेफरेंस डिविडेंड मिलता है। डिबेंचर होल्डर लोग को इंटरेस्ट मिलता है। बैंक लोन या टर्म लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। रिटेन्ड अर्निंग के ऊपर कुछ नहीं देते क्योंकि ये खुद का रिजर्व्स एंड सरप्लस है, जमा किया हुआ पैसा है। पर अगर इन 4 चीज का बात करें तो ये लोग बिजनेस को कैपिटल देते हैं, फिनेंस देते हैं। बदले में बिजनेस इन लोगों को रिटर्न देता है। ये जो कैपिटल के बदले में कंपनी ये लोग को पे करता है, इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये लोग को जो कंपनी पे कर रहा है, इसको कहते हैं कॉस्ट, क्योंकि ये कंपनी का एक्सपेंस है, इसलिए इसको कहते हैं कॉस्ट। और किस लिए कॉस्ट लग रहा है? कैपिटल की वजह से, इसलिए इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इस चैप्टर में बोल रहा है कि कम से कम एक कंपनी को उतना तो अर्न करना ही पड़ेगा जितना उसको पे ऑफ करना है। सोचो, इक्विटी डिविडेंड देना है 2,000, प्रेफरेंस डिविडेंड सोचो चारों को ही 2-2 हजार देना है, तो कंपनी को कम से कम 8,000 अर्न करना पड़ेगा। तो जितना कंपनी का कॉस्ट है, कम से कम उतना तो अर्न करना ही पड़ेगा। इसीलिए बोला जाता है इट मीन्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी विच द फर्म मस्ट अर्न इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई शेयर होल्डर एंड फंड प्रोवाइडर्स। ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी है जो एक फर्म को अर्न करना पड़ेगा अपने शेयर होल्डर को और फंड प्रोवाइडर को सेटिस्फाई करने के लिए। इट कैन बी सेड एज द मनी विच द बिजनेस शुड अर्न टू सस्टेन। अगर उसको सस्टेन करना है, सरवाइव करना है, तो इतना तो उसको अर्न करना ही पड़ेगा। अब इन सब का जो कॉस्ट है, इसका नाम है, अगर कॉस्ट इक्विटी का कॉस्ट है तो उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को सिंबलाइज किया जाता है के ई से। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर को के पी, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर को के डी, कॉस्ट ऑफ टर्म लोन को के टी, और कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग को के आर। तो अब बोला जा रहा है इट कवर्स लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। एक बात याद रखना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जो कैपिटल इन्वेस्ट करता है दूसरा लोग, ये 4-5 लोग जो बिजनेस को कैपिटल देते हैं, वो लॉन्ग टर्म नेचर का होता है। मतलब बहुत लॉन्ग टर्म तक ये लोग बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किए हुए रहते हैं, कैपिटल दिए हुए रहते हैं। ऐसा नहीं कि 1 साल के अंदर दिए और 1 साल के अंदर ये लोगों ने कैपिटल उठा लिया, ऐसा नहीं है। तो याद रखना होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल में लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। अब एक कंपनी हो सकता है इन 5 से पैसा उठाता हो, या 4 से ही उठाता हो, या 3 से ही उठाता हो, जो भी हो, हम लोग मानते हैं 5 से उठा लिए। तो पूरा एक साथ कॉस्ट निकालेगा वो कि मेरा 5 को देने का कितना कॉस्ट हुआ। तो 5 के कॉस्ट को एक साथ कहते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC। WACC को वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं। इसलिए KO मतलब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, KC मतलब सिर्फ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये WACC कैसे निकलेगा 5 का एक साथ? इसका फॉर्मूला है WDKD प्लस WPKP प्लस WTKT प्लस WEKE प्लस WRKR डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ वेट्स। अब क्वेश्चन आता है ये वेट्स क्या है?
ये वेट्स है कितना रुपया का हम लोग लिए हैं। केडी क्या है? कॉस्ट। ये परसेंट में रहता है। 10% इंटरेस्ट देना है, 10% डिविडेंड देना है। जो परसेंट में रहता है दैट इज कॉस्ट। केडी, केई, ये सब परसेंट में रहेगा। पर वेट का मतलब होता है अमाउंट। डिबेंचर से हम कितना पैसा डिबेंचर का लगाए हुए हैं। सोचो 5 लाख रुपया डिबेंचर का लगाए हैं, तो डब्ल्यू डी क्या है? 5 लाख। मतलब वेट ऑफ डिवेंचर। वेट मतलब अमाउंट, कितना रुपया वो दिया है बिजनेस को, उसको कहते हैं डब्ल्यू, वेट। यहाँ बोल रहा है इलस्ट्रेशन 1 में, 5 years ago सोना लिमिटेड issued 12% irredeemable डिबेंचर एट ₹103। हम लोगों ने डिबेंचर इशू किया था 103 में, और ₹3 उसमें प्रीमियम था। उसका फेस वैल्यू था 100। फेस वैल्यू का मतलब होता है उसके ऊपर लिखा हुआ कितना है कि ये 100 का डिबेंचर है। ठीक है। करंट मार्केट प्राइस है उसका 94। टैक्स देना पड़ेगा उसको 35%। तो इररिडीमेबल डिबेंचर का केडी निकालो। देखो, अगर हम लोगों के सम में 3 तरीके का फॉर्मूला, हम लोग इररिडीमेबल डिबेंचर है तो 3 तरीके का फॉर्मूला है। इररिडीमेबल डिबेंचर में कौन सा 3 तरीके का फॉर्मूला है? पहला होता है आर, ब्रैकेट में 1 - टी। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब इशू पार पे हुआ है। पार पे होना मतलब 100 का डिबेंचर था, 100 में ही इशू किए हैं, उसको कहते हैं पार में इशू करना। तो ना डिस्काउंट है सम में, ना प्रीमियम है सम में, तब सिंपली फॉर्मूला होगा आर इंटू 1 - टी। पर अगर सम में प्रीमियम या डिस्काउंट है तो डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स भी होगा। ठीक है। इस सम में हम लोग देखें कि 100 का डिबेंचर है और 103 में इशू हुआ है, मतलब प्रीमियम है। अगर प्रीमियम है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इस सम में एक एक करके देखना है ये सारा चीज कि हम लोगों के पास क्या क्या चीज है। इसको साइड में लिख लेंगे। रेट कहते हैं, आर का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कितना इंटरेस्ट हम लोग को देना है। 12% इररिडीमेबल डिबेंचर लिखा है, तो आर कितना है? 12%। फिर स्मॉल टी का मतलब होता है टैक्स रेट, तो टैक्स रेट कितना दिया हुआ है? 35%। नेट प्रोसीड्स होता है कितने रुपए में इशू किए हैं। ठीक है। देखो, वो इशू किया है डिबेंचर को 103 में, पर अभी करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है उसका 94। तो हमेशा करेंट मार्केट प्राइस लेंगे। नेट प्रोसीड्स का मतलब कहीं पर लिख कर रख लो, करेंट मार्केट प्राइस, जो कि है 94। भले इशू हम किए थे 103 में, पर आज का करंट मार्केट प्राइस। तो ये लास्ट में नोट बोल के लिख लेंगे। अभी नेट प्रोसीड्स लिखो 94। परसेंट हटा के हमेशा काम करना। अगर 12% दिया है तो परसेंट हटा देंगे तो 0.12। ब्रैकेट में 1 - टी है, टी का 35% है इसलिए 0.35 डिवाइडेड बाय 94। तो हमेशा याद रखना आर दिया है, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का पॉइंट मत हटाना, इसको 12 ही रखना। बाकी 35% का हम लोग डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, ये याद रखना वरना सम रॉन्ग हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट में परसेंट मतलब 12 का 12 ही रखेंगे, पर यहाँ पे 0.35 कर देंगे। नीचे नोट लिख दो। अब यहाँ पर हम लोग को दिया है अ कंपनी इशूड 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% ऑन 1/4/17 टू बी matured ऑन 1/4/22। हम लोगों का कंपनी ने 10,000 डिबेंचर इशू किया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, फेस वैल्यू है 100, पर इशू हो रहा है प्रीमियम में मतलब 110 में।
इसमें करेंट मार्केट प्राइस नहीं दिया हुआ है। अगर करेंट मार्केट प्राइस नहीं दिया हुआ है तो नेट प्रोसीड्स हो जाएगा इशू प्राइस। तो ये याद रखना है कि क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है करेंट मार्केट प्राइस। अगर करेंट मार्केट प्राइस दिया है तो नेट प्रोसीड की जगह करेंट मार्केट प्राइस लेंगे। अगर करेंट मार्केट प्राइस नहीं दिया है तो इशू प्राइस ही ले लेंगे। द डिबेंचर विल बी रिडीम्ड ऑन मैच्योरिटी। ये हमारा मैच्योरिटी पे हम लोग पैसा पे ऑफ कर देंगे। रिडीम करना मतलब पैसा पे ऑफ करना। इसमें कॉस्ट ऑफ डिबेंचर निकालना है। टैक्स रेट दिया है 35%। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे। अब इसमें अगर बात आता है, देखो ये समझ, अगर सब में क्लियरली बोल दिया है रिडीमेबल डिबेंचर है कि इररिडीमेबल डिबेंचर है, तब तो स्टूडेंट बहुत क्लियर रहता है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। पर इस सब में सिर्फ डिबेंचर वर्ड को यूज कर रहा है, ये नहीं बता रहा है कि कौन सा डिबेंचर है। तो देखो, हम लोग फॉर्मूला देखे हैं। एक होता है इररिडीमेबल डिबेंचर, एक रिडीमेबल डिबेंचर। इररिडीमेबल डिबेंचर का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है जब हम लोग डिबेंचर पे ऑफ करते हैं तो बहुत बार हर कंपनी पैसा नहीं देता है पे ऑफ करते वक्त। वो क्या करता है, सोचो तुम लोग से हम 10,000 रुपया उधार लिए थे, ठीक है। और तुम लोग उसे कैसे लिए थे, डिबेंचर इशू किए थे तुम लोगों को। डिबेंचर इशू करना मतलब लोन लेना। तो हम तुम लोगों को डिबेंचर दिए थे, तुम लोगों से 10,000 रुपया ले लिए थे। इस डिबेंचर का हम नाम रखे थे इररिडीमेबल डिबेंचर। तो जब हम तुम लोगों को ये 10,000 पे ऑफ करेंगे तो हम तुम लोगों को इसके बदले कोई डिबेंचर नहीं दे सकते। कोई और डिबेंचर नहीं दे सकते, हमको तुम लोगों को पैसा ही देना होगा 10,000। पर रिडीमेबल डिबेंचर के केस में अगर 10,000 रुपया हम तुम लोगों से लिए थे तो हम तुम लोगों को 10,000 का दूसरा कोई डिबेंचर दे सकते हैं। तो डिबेंचर रिडीम करते वक्त डिबेंचर ही दे रहे हैं तो रिडीमेबल डिबेंचर। अगर डिबेंचर के बदले पैसा दे रहे हैं या कुछ और दे रहे हैं तो इररिडीमेबल डिबेंचर। ठीक है। तो दोनों का फॉर्मूला अलग अलग है। अगर नाम मेंशन कर देता है तब तो स्टूडेंट को क्लियरली पता है कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। बट अगर नाम नहीं दिया है तो देखना क्या सम में एन दिया है, मतलब नंबर ऑफ इयर्स दिया है। अगर सम में नंबर ऑफ इयर्स दे दिया है तो हमेशा वो रिडीमेबल डिबेंचर है। ये रिडीमेबल डिबेंचर है। कैसे, पहले फॉर्मूला लिखो फिर हम आगे समझाते हैं। पहले रिडीमेबल डिबेंचर का फॉर्मूला लिखो। अब हम लोग क्लियर है, फॉर्मूला लिखने के बाद सारा चीज कलेक्ट करना पड़ेगा। तो आई कितना है, आई का मतलब होता है इंटरेस्ट अमाउंट। इंटरेस्ट शुड ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू। अगर ये बात भी कहीं लिखा हुआ नहीं है तो पहले लिख लो। ये या तो हम लास्ट में लिखा देंगे, छोड़ो। 100 × 10% मतलब 10। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। फेस वैल्यू कितना है, 100। और इंटरेस्ट रेट कितना है, 10%। तो इंटरेस्ट कितना देंगे, 10 रुपया। टैक्स रेट कितना दे के रखा था, 0.35, क्योंकि 35% दिया था। आरपी कितना दिया था, आरपी का मतलब रिडेम्पशन प्राइस। सम में कहीं पर भी नहीं दिया है कि रिडीम हम लोगों को करना कितने में है। अगर नहीं बोलेगा तो 100 में ही रिडीम कर देंगे। आईपी कहते हैं इशू प्राइस को। हम इशू कितने में किए थे, 100 के सामान को 10% प्रीमियम में, मतलब 110 में। उसके बाद एन। एन हम लोगों को इसमें कैसे मिलेगा, देखो हम डिबेंचर इशू किए थे 2017 में और रिडीम करना है 2022 में। तो 2017 से 2022 कितना होगा, 5 साल। इसलिए 5 इयर्स का डिबेंचर है। ठीक है। अब इसमें नॉर्मली हम लोग सब कुछ पुट कर देंगे। इलस्ट्रेशन 3 में हम लोग को क्या बोल रहा है,
A company issued 10,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 each at par. इशू कर रहे हैं हम लोग पार में, मतलब 100 के सामान को 100 में ही इशू कर रहे हैं, तो इशू प्राइस है 100 on 1/4/12 to be matured on 1/4/22, मतलब n कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ इयर्स 10 साल. The company wants to know the cost of its existing debt on 1/4/17, पर पूछ रहा है कि 2017 को उसका कॉस्ट ऑफ डेट कितना होगा, when the market price of the debenture is 80. तो ये क्या है, करंट मार्केट प्राइस है. कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डिबेंचर अज्यूमिंग 35% टैक्स रेट. तो यहाँ पर हम लोग को करना है, यस मैम। हाँ, इलस्ट्रेशन 6 में बोल रहा है XYZ एंड कंपनी इश्यूज 2000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 each at 95 rupees each. कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर. सेम इसमें भी है, प्रेफरेंस शेयर दो तरीके का होता है, एक इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, एक रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर. इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में नंबर ऑफ इयर्स का कोई काम नहीं है, तो एन जब सम में ना मिले तो मतलब वो इररिडीमेबल है, और जब एन मिले तो वो है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर. इस सम में हम लोग को दिया है कि 2000 प्रेफरेंस शेयर इशू हुआ है, जिसका रेट ऑफ डिविडेंड है 10%, 100 ईच में इशू हुआ है, 100 ईच फेस वैल्यू है, इशू हुआ है 95 रुपीज में, तो इशू प्राइस मतलब नेट प्रोसीड्स है 95. तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर हम लोग कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर. तो बेसिकली इसमें हम लोग का प्रेफरेंस शेयर भी दो है, एक इररिडीमेबल एक रिडीमेबल. अगर इररिडीमेबल दिया है तो सिंपली डिविडेंड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100, रिडीमेबल दिया है तो सेम बड़ा वाला फॉर्मूला. तो ये इररिडीमेबल वाला हम लोग उतारेंगे, लिखो केपी इक्वल टू डिविडेंड मैम बाय इसमें नेट फेस प्रोसीड्स. वैल्यू, हाँ, इसमें अब अगर हम लोग को यहाँ पे निकालना है कि डिविडेंड कितना है, तो डिविडेंड और इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है. अच्छा, हम यहाँ पे लिखवाना भूल गए, यहाँ लिखा देंगे. डिविडेंड और इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है. फेस वैल्यू 100 है, डिविडेंड का रेट 10% है, तो ये डिविडेंड आया. नेट प्रोसीड्स कितना है, इशू प्राइस, तो वो हम लोग लिख लिए इंटू 100. तो इसमें कितना आएगा, 10/95 इंटू 100, दैट इज 10.53%. नीचे नोट लिख दो, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड should always be calculated on the face value. अब हम लोग को एक वर्ड सुनने को मिलेगा, फ्लोटेशन कॉस्ट. इस फ्लोटेशन कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है, पहले लिख लो.
इलस्ट्रेशन 7 में हम लोग को दिया है, इफ आर एनर्जी इज इशूइंग प्रेफर्ड स्टॉक मतलब प्रेफरेंस शेयर एट ₹100 पर शेयर। ये शेयर इशू कितने में कर रहा है? 100 रुपीज में। इशू प्राइस है 100 विथ अ स्टेटेड डिविडेंड ऑफ 12 रुपीज, और डिविडेंड कितना है इसका? 12 रुपया, एंड अ फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ 3%। और इसका फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है? फ्लोटेशन कॉस्ट होता है कंपनी का कोई भी खर्चा जो वो शेयर इशू करने के टाइम पे करता है। तो फ्लोटेशन कॉस्ट उसका लगा 3%। बोल रहा है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालो, मतलब केपी निकालो। तो इसमें डिविडेंड अमाउंट में दे दिया है, बट द थिंग इज कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो लिखो इलस्ट्रेशन 7। अब अगेन हम लोग को इसमें एन गिवन नहीं है, एन गिवन नहीं है तो ये इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है। तो जो छोटा वाला फॉर्मूला होता है हम लोग वही लिखेंगे। तो इसका सेम फॉर्मूला है इलस्ट्रेशन 7 का, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पीछे यूज किया था वही सेम फॉर्मूला है, सिर्फ डिफरेंस क्या है? ऊपर डिविडेंड ही रहेगा जैसे था। मैम क्वेश्चन ग्रुप में भेजी है क्या? हाँ, नेट प्रोसीड्स और ब्रैकेट में 1 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, ये फॉर्मूला है। इनटू 100। तो हमेशा याद रहे, अगर फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं था तो डिविडेंड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100। अगर फ्लोटेशन कॉस्ट है तो ब्रैकेट में 1 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट लिख देंगे। तो डिविडेंड 12 रुपया है, सम में बहुत क्लियरली दिया हुआ है। नेट प्रोसीड्स 100 रुपीज ही था, ब्रैकेट में 1 माइनस 0.03। 3% को 100 से डिवाइड किए तो 0.03, इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। अब आ जाते हैं इलस्ट्रेशन 8। इलस्ट्रेशन 8 में हम लोग को बोल रहा है XYZ लिमिटेड इशूज 2000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच एट ₹95 ईच। बोल रहा है हम लोग 2000 प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं, एक एक का फेस वैल्यू है 100 रुपीज, पर इशू किए हैं 95 में। तो इशू प्राइस है 95, डिविडेंड का अमाउंट है 10%। तो 10% 100 पे कैलकुलेट करेंगे फेस वैल्यू के ऊपर, डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे करते हैं। फेस वैल्यू है 100, तो 100 का 10% डिविडेंड है। इशू प्राइस है मतलब नेट प्रोसीड्स है 95। द कंपनी proposes to redeem the preference share at the end of 10th year। तो इसमें n दे दिया है 10। तो इसमें बोल रहा है केपी कैलकुलेट करो। तो हम लोग वो बड़ा वाला फॉर्मूला लिखेंगे जो कि ये वाला है। तो इसको पहले कॉपी करो इलस्ट्रेशन 8 में। एन दिया हुआ है इसलिए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, तो बड़ा वाला फॉर्मूला कॉपी करो। सीडीटी का मतलब होता है कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स अगर सम में नहीं दिया है तो हम लोग जीरो ले लेते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को इसमें आरपी दिया हुआ नहीं है, अगर आरपी दिया हुआ नहीं है तो 100 ले लेंगे। आईपी हम लोगों को 95 दे दिया है, एन हम लोगों को 10 दे दिया है। तो बेसिकली हम लोग से सारा कलेक्ट कर लिया है, अब सबको सिर्फ पुट कर दो। सीडीटी का मतलब होता है कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स।
इलस्ट्रेशन 9 में बोल रहा है अ कंपनी हैज पेड डिविडेंड ऑफ ₹1 पर शेयर। डिविडेंड देता है 1 रुपया, फेस वैल्यू है 10 रुपया, लास्ट ईयर डिविडेंड देता था 1 रुपया एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट 10% नेक्स्ट ईयर, और ग्रोथ रेट है 10%, मतलब ये है जी। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इफ द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज 55। तो हम लोग सबसे पहले सब कुछ कलेक्ट कर लेंगे। तो हम लोगों का इलस्ट्रेशन 9, ये हम लोग को जैसे ही इसमें हम लोग को ग्रोथ रेट मिल गया है, ये क्लियर है कि ये गॉर्डन मॉडल है। गॉर्डन मॉडल में हम लोगों का जी दिया हुआ होता है, ग्रोथ रेट। इसलिए अगर जी दिया हुआ है तो केई का क्या फॉर्मूला होगा, D1/P0 प्लस जी इंटू 100। अगर जी नहीं दिया होता तो ये फॉर्मूला होता D1/P0 इंटू 100। जी दिया हुआ है तो प्लस जी। अब D1 कितना है, 1 रुपया, पर 1 रुपया लास्ट ईयर था, इस बार उसमें प्लस हो जाएगा ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट हम लोगों को सम में क्लियरली दिया हुआ था 10%, तो हमेशा डिविडेंड को ग्रो कर देंगे, तो 1.10 हो जाएगा। P0 का मतलब करेंट मार्केट प्राइस दैट इज 55। जी तो हम लोगों को दिया हुआ ही है 10, 0.10, इसमें सिर्फ इसको पुट कर देंगे।